हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस के यूट्यूब चैनल आईएसएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की भांति हम आज फिर से उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष एनटीपीसी स्पेशल जनरल स्टडीज के प्रैक्टिस सेशन को लेके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, जो आपको सवाल छोड़ा गया था आपके लिए, सवाल था हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस, थाईलैंड, वियतनाम या फिर भूटान? दोस्तों, राइट आंसर इज लाओस। बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिया था। आप दोस्तों ये जान लीजिए कि हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है, जबकि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियां, सहयात्री पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियां या फिर नीलगिरी पहाड़ियां? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक तीर्थ स्थल है जिसकी पहाड़ियों से नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी निकलती है। तो दोस्तों, यहां से तीन नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। नक्शे के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मैप्स को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी या फिर कार्टोग्राफी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्टोग्राफी। दोस्तों, कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी को आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग कहते हैं। ज्योग्राफी जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, जियोलॉजी जिसे हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग होता है? बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल्स से निकलता है। ऑक्जेंटिक सेल्स को हम लोग पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फूड के साथ मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फूड को, ठीक है दोस्तों, किसको? HCl जो यहाँ पे निकलता है, HCl, और जब इसमें फूड मिल जाता है स्टमक में तो इसको कहते हैं हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। दोस्तों, याद रखना इस बात को आप लोग, ठीक है? HCl प्लस फूड काइम कहा जाता है। और इसका जो pH होता है दोस्तों, ये 2 to 3 होता है, यानी कि क्या होगा? ये हाईली एसिडिक होगा। क्या होगा? हाईली एसिडिक होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना जो माध्यम है पेट में वो हाईली एसिडिक है बिकॉज ऑफ HCl। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। एक परमाणु की संख्या एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन तथा 11 न्यूट्रॉन हैं? 1, 10, 11 या फिर 21? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10। दोस्तों, एक चीज याद रखें कि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और किसी भी परमाणु की परमाणु द्रव्यमान उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा? परमाणु इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 10, यानी कि परमाणु संख्या 10 होगी। एक चीज और याद रखने की चीज है दोस्तों कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। सोरोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है सोरोलॉजी? मच्छर का या छिपकली का, तिलचट्टा का या फिर सांप का? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। सोरोलॉजी को स्टडी ऑफ लिजर्ड कहते हैं, या फिर इसे आप स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हर्पिटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? हर्पिटोलॉजी।
हर्पेटोलॉजी भी कहते हैं किसको, सोरोलॉजी को, जो स्टडी ऑफ लिजार्ड या रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पुल्मोनरी वेन यानी पुल्मोनरी जीरा, एल्वियोलाई, पुल्मोनरी धमनी यानी पुल्मोनरी आर्टरी, महाधमनी यानी कि ऑर्टा। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुल्मोनरी धमनी। दोस्तों पहले ये कॉन्सेप्ट हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि सिरा और धमनी में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो रक्त, जो नलिकाएं हृदय की तरफ रक्त लेकर जाती हैं यानी कि ब्लड कैरी करती हैं, उसे वेन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। जो हृदय से दूर लेके जाता है, जो दूर लेके जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी में धमनी कहते हैं और वेन को हिंदी में शिरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये कि हाँ आर्टरी किसे कहेंगे और वेन किसे कहेंगे। तो अक्सर जितने भी ब्लड हृदय की तरफ आते हैं वो सारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वो सारे ब्लड क्या होते हैं? ऑक्सीजन रिच नहीं होते हैं, उसमें ऑक्सीजन कम होता है यानी कि उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो वेन, जितने भी वेन्स होते हैं एक को छोड़ के सारे वेन्स अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाते हैं, जबकि वो जो हृदय से दूर लेके जो जाता है, हृदय से दूर यानी कि ये हो गया आर्टरी। हृदय से दूर ले जाने वाली जितने भी रक्त नलिकाएं होती हैं वो शुद्ध रक्त लेके जाती हैं एक को छोड़ के। वो एक को छोड़ के यानी कि एक अपवाद है। ये अपवाद कौन कौन है? एक वो जो हृदय से लंग्स की तरफ जाता है यानी कि हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, तो ये हृदय से दूर जा रहा है यानी कि ये क्या कहलाएगा? आर्टरी कहलाएगा। और ये चूंकि लंग्स की तरफ जा रहा है तो पुल्मोनरी कहेंगे। पुल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, तो ये क्या कहलाया? पुल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी होते हुए भी ये अशुद्ध रक्त कैरी कर रहा है। और दूसरा जो अपवाद है, लंग्स से हृदय की तरफ लेके आना, यानी दोस्तों ये हृदय के तरफ आ रहा है यानी कि क्या होगा? वेन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, वेन। अक्सर वेन्स क्या होते हैं? ये अशुद्ध रक्त को कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध हो चुका है जब लंग्स से ये हृदय की तरफ आ रहा है, यानी कि लंग्स में ये ब्लड में ऑक्सीजन भर चुका है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? पुल्मोनरी वेन कहलाएगा। क्योंकि पुल्मोनरी इसलिए कहेगा रिलेटेड टू लंग्स है, तो पुल्मोनरी वेन कहलाएगा। वेन इसलिए कहलाएगा कि ये हृदय की तरफ रक्त लेके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि ये पुल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त कैरी करती है, और ये पुल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो शुद्ध रक्त कैरी करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये फोटो देख के, ये पिक्चर देख के आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बैंटिंग, जेम्स कोलिप, गई अब्राहम या विलियम आसलर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक बेंटिंग। दोस्तों एक्चुअली इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट दोनों मिलकर किए थे, जबकि सिर्फ नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक बेंटिंग को मिला था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अंतरिक्ष यान के अंदर यात्री वजन महसूस करते हैं, कितना, क्या, कैसा वजन महसूस करते हैं? ज्यादा, कम, शून्य या फिर जी फोर्स पर निर्भर करता है उनका वजन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शून्य। यानी कि अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो शून्य भार, शून्य वजन महसूस करते हैं, इसलिए कि वहां पे जो जी फोर्स मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो शून्य होता है। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन शून्य होगा यानी कि वजन शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और खोने संबंधी प्रावधान है?
नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1954। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। ये अधिनियम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। और भारत दोस्तों, और ये सिटीजनशिप, भारत का जो सिटीजनशिप कब खत्म हो जाता है, जब आप पर देशद्रोह का दोष जो है वो साबित हो जाता है, या फिर आप नागरिकता त्याग देते हैं, या फिर आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको दूसरे देश की नागरिकता जब प्राप्त हो जाएगी तब भी आपकी नागरिकता छिन जाएगी, या फिर आप पर किसी तरह का देशद्रोह साबित हो जाए तो भी आपकी नागरिकता छिन जाती है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? भारत 1, भारत 2, भारत 3 या फिर भारत 4? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत 4, जिसे भारत स्टेज 4 भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? वीजी धामले, वी शांताराम, विमल रॉय या फिर दादा साहब फाल्के? ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने ही फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था, जो कि एक मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज नहीं था। ठीक है दोस्तों, और दादा साहब फाल्के को ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, यानी कि भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, क्या की जाती है? बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी या फिर रेडियोग्राफी? The right answer is option number A, biopsy. Now look at question number 13. केवल वे धातुएं ही पानी में हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के ऊपर, ऊपर या नीचे, या धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के ऊपर। तो दोस्तों एक चीज हम देख लेते हैं कि प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला होती क्या है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये पूरा एक कॉलम है, एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड एक पूरा है, जिसमें ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते हैं क्या होती है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी यानी कि जो प्रतिक्रिया करने की क्षमता घटती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता ज्यादा होगी वही उस जिसकी प्रक्रिया करने की क्षमता कम होगी उसे रिप्लेस करेगा। यानी कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु हैं, ठीक है दोस्तों, ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु हैं, चाहे वो लेड हो जाए या आयरन हो जाए, जिंक हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटासियम, ये ऊपर जितने भी धातु हैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी है, यानी कि पावर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है। तो कौन रिप्लेस नहीं कर सकता? जो हाइड्रोजन से नीचे है। नीचे कौन कौन से हैं? कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं
पीछे में आंसर क्या था, हाइड्रोजन के ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिएक्शन में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। सुश्रुत को के रूप में माना जाता है, किस रूप में माना जाता है, भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय पारिस्थितिकीय के जनक, या फिर भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में 101 शल्य चिकित्सा से संबंधित उपकरणों की चर्चा की है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कहते हैं। ये बिंबिसार के दरबार में क्या थे, ये दरबारी वैद्य थे। कौन, सुश्रुत। ठीक है दोस्तों, तो सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, कौन था, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, द विस्काउंट माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या द विस्काउंट वेवल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे, सवाल यह है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले, यानी कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान 1950 में अस्तित्व में आया था, यानी कि सवाल पूछ रहा है कि 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले कौन थे आखिरी गवर्नर जनरल। तो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। क्या है, एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, या फिर एथनोबॉटनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। खसरा किसकी वजह से होता है, जीवाणु, वायरस, फंगस, या फिर चूहे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वायरस। किस वायरस से होता है, मोरबिली वायरस से होता है। मोरबिली वायरस से क्या होता है, खसरा होता है। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा एक वेक्टर, यानी कि वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं है, ध्यान रखेंगे। गति, यानी गति या फिर आवेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह, या फिर विस्थापन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। दोस्तों इस पर फिर से आप ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, आजादी के बाद, आजादी कब मिली थी, 15 अगस्त, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, 15 अगस्त 1947। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। कौन बना रहा था, लुइस माउंटबेटन, आर्किबाल्ड वेबल, विक्टर होप, या फ्रीमन थॉमस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लुइस माउंटबेटन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोस्तों 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था भारत, जिसमें कि 3 जगह कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों जगह न्यायालयों की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहले जो स्थापना वो 1862 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। तीनों जगह 1862 में ही हुई थी, लेकिन कलकत्ता में पहले हुआ, इसलिए हम क्या कहते हैं कि सबसे पुराना न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? यात्रा द्वारा खोज करना, स्वप्न देखना, वार्तालाप करना, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन के से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद और स्वराज द्वीप, फ्री द्वीप या स्वतंत्र और स्वराज द्वीप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शहीद और स्वराज द्वीप। दोस्तों एक चीज जान लें, ये इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, ये इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? रास बिहारी थे, रास बिहारी बोस। तो श्री रास बिहारी बोस क्या थे? इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे, जबकि इसका नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह करते थे। ठीक है, कौन? कैप्टन मोहन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और 1912 ईस्वी में रास बिहारी बोस पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने का दोष लगा था, तो वो फांसी के डर से वो कहां चले गए थे? 1912 ईस्वी में जापान चले गए थे। कौन चले गए थे? रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप को अंग्रेजों से वापस ले लिया था और उसका नाम क्या रख दिया? शहीद और स्वराज द्वीप। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर या पुदुकोट्टई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहां से है? नाइजीरिया, लाइबेरिया, तंजानिया या फिर केन्या? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाइबेरिया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? राय बहादुर, राय साहिब, हिंद केसरी या केसरे हिंद? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केसरे हिंद, जो कि उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के बाद ये उपाधि त्याग दी थी, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। उनके साथ जमनालाल बजाज, जिनको राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी, उन्होंने भी अपनी ये उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त होता है, फिर हम कल उपस्थित होंगे 25 सवालों को लेकर। बहुत ही उम्दे किस्म के सवाल होंगे और हमारा प्रयास होगा कि उसकी व्याख्या भी एकदम सटीक और बेहतर हो। ठीक है दोस्तों, फिर हम अब आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, पृथ्वी से दूर या फिर पृथ्वी की ओर? ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो या फिर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बेस्ड ऑन योर कमेंट वी विल इम्प्रूव द वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।